परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। ये परिवारवादी जो पार्टियां होती है ना, उनको परिश्रम से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता है। वो मेहनत करना अपनी जिम्मेवारी मानते ही नहीं है। इसलिए परिवारवाद अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जीवन बीमा के विज्ञापन में कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राजनीति में सत्ता सुरक्षा वाली बीमा के लिए ही परिवार के साथ भी और परिवार के खिलाफ वाली नीति अपनाई जाती है। जहां एक तरफ गांधी परिवार के परिवारवाद पर सवाल उठाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया जाता है। एक तरफ पवार परिवार को कटघरे में खड़ा किया, दूसरी तरफ उन्हीं पवार के भतीजे की पार्टी के साथ सीट शेयर की जाती है। एक तरफ ठाकरे परिवार को परिवारवादी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ उसी परिवार से निकले राज ठाकरे को साथ लाने की तैयारी होती है। एक तरफ सोरेन परिवार को पिता पुत्र की पार्टी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सोरेन परिवार की बहू को बीजेपी में शामिल कराया जाता है। अब्दुल्ला परिवार अगर परिवारवाद का प्रतीक है, तो क्या चौधरी परिवार की आरएलडी नहीं है? अगर लालू परिवार सिर्फ परिवार से चलती पार्टी है, तो पासवान परिवार की पार्टी क्या है? यादव परिवार अगर यूपी का परिवारवादी है, तो राजभर निषाद परिवार की पार्टी नहीं है? मुफ्ती परिवार विपक्ष के साथ परिवारवादी, तो क्या मांझी परिवार सत्ता के साथ होकर क्या परिवारवादी नहीं है? ये बहस आज इसलिए छिड़ी है क्योंकि आज कई परिवारों से जुड़ी पार्टियों के साथ मेलजोल की राजनीति में तेजी देखी जा रही है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। परिवारवाद राजनीति का वो शब्द जिसके कटघरे में बीजेपी, गांधी परिवार, ठाकरे परिवार, पवार परिवार, लालू परिवार, यूपी का अखिलेश यादव परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार समेत कई विपक्षी पार्टियों को खड़ा करती है। अगर बीजेपी में पार्टी ही परिवार है तो विपक्ष पूछता है उद्धव ठाकरे अगर परिवारवादी है तो राज ठाकरे क्या है? राज ठाकरे से दिल्ली में होती बीजेपी की मुलाकात से क्या परिवारवाद का दाग धुल जाता है? जिनसे पहले विनोद तावड़े मिलते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है। जल्द ही राज ठाकरे महाराष्ट्र में एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं। परिवारवाद का एक स्वभाव है। ये परिवारवादी जो पार्टियां होती है ना, उनको परिश्रम से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता है। वो मेहनत करना अपनी जिम्मेवारी मानते ही नहीं है। इसलिए परिवारवाद अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। और जब कोई परिवारवादी सरकार में किसी अहम पद पर आ जाता है तो उसे लगता है कि देश और देश की जनता उसकी गुलाम है। वो अपने पद की गरिमा तक भूल जाता है।
बीजेपी परिवारवाद की राजनीति की परिभाषा में एक नजरिया अलग भी रखती आई है। कहती है कि क्या एक परिवार के कई लोग चुनाव लड़े और जीते, ये परिवारवाद नहीं बल्कि एक परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष बने, वही परिवार पार्टी के लिए फैसला ले। बीजेपी के अनुसार ये परिवारवाद है। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवार। इसी परिवारवाद के कटघरे में बीजेपी झारखंड के सोरेन परिवार को भी खड़ा करती आई है, पर इसी परिवार की बहू बीजेपी में शामिल हो गई और पंजाब में बादल परिवार से बीजेपी की बातचीत मजबूती से चलती हुई दिखी। तो क्या इसी परिवारवाद की श्रेणी में झारखंड का सोरेन परिवार भी आता है, जिनकी बहू सीता सोरेन की तस्वीर आप शिबू सोरेन के साथ देख रहे हैं, वो सीता जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मंगलवार 19 मार्च का दिन दो सियासी परिवारों के लिए बड़ा अमंगलकारी दिखा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता पशुपति पारस ने एनडीए में कोई सीट न मिलने और लोजपा चिराग गुट को तवज्जो मिलने को अपने साथ अन्याय बताते हुए रिजाइन कर दिया। तो दूसरी तरफ खबर रांची से आई, सोरेन परिवार में भी कलह चरम पर पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर लिया। ये पारिवारिक कलह केवल इन दो परिवारों तक ही सीमित नहीं है। पारिवारिक कलह का शिकार महाराष्ट्र ठाकरे और पवार परिवार भी हुआ है और ऐसी ही कुछ बंगाल के बनर्जी परिवार से भी खबर आई है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐन लोकसभा चुनाव के समय इन परिवारों में उभरते कलह से किसका फायदा होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि क्या इन परिवारों में कलह किसी रणनीति का हिस्सा है। पहला, पशुपति पारस को हल्के में लेना खतरनाक होगा। पासवान परिवार की लड़ाई में अक्सर पशुपति पारस का शून्य के तौर पर आकलन होता है, पर ऐसा नहीं है। चाचा भतीजे के झगड़े में नुकसान तो लोजपा के दोनों गुटों का ही होने वाला है। पशुपति का सामर्थ्य समझने के लिए हमें थोड़ा पासवान परिवार के इतिहास में भी जाना होगा। रामविलास पासवान अपने भाई रामचंद्र पासवान, जो कि प्रिंस राज के पिता हैं, को केंद्रीय राजनीति में रखते थे, जबकि पशुपति पारस को वो अपने गृह क्षेत्र अलौली से विधायक बनवाते थे ताकि उनके सहारे प्रदेश की राजनीति पर भी पकड़ बनी रहे। यही कारण था कि रामविलास राष्ट्रीय और पशुपति प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। सन 2000 में जब नीतीश 7 दिन के सीएम बने तब उनके साथ सुशील मोदी और पशुपति पारस ही मंत्री बने थे। मतलब रामविलास के सियासी वारिस तब पारस ही थे। 2017 में भी जब नीतीश राजद का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आए तो पारस फिर नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। रामविलास पासवान अपने छोटे भाई पशुपति को कितना मानते थे ये तब सामने आया जब 2019 में जब खुद राज्यसभा गए तो पशुपति को हाजीपुर की सेफ सीट दे दी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो चाहते तो बेटे चिराग को हाजीपुर से सांसद बना सकते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई तो पारस नाराज हो गए। इस चुनाव में चिराग ने 143 उम्मीदवार उतारे, इनमें से 45 ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने में अहम रोल निभाया। जब चिराग बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तब पार्टी पारस ही चला रहे थे। ऐसे में पशुपति को कमजोर समझना भारी भूल होगी। ये कुछ वैसे ही चूक है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शिवपाल की उपेक्षा करके की थी, जिसका फल समाजवादी पार्टी आज तक भुगत रही है। जाहिर है कि दोनों अगर एक साथ रहते तो ज्यादा मजबूत होते। दोनों की आपसी लड़ाई का नुकसान लोजपा को भी हो सकता है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन की ओर से हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ जाते हैं तो चिराग के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। सोरेन परिवार की कलह से इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन भी अपने परिवार से नाराज हैं। सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से रिजाइन कर दिया। खबर ऐसी भी आई कि उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है कि वो लोकसभा में अपने लिए उम्मीद तलाशेंगी और उनकी उम्मीदों को पंख लगाएंगी। एनडीए सीता की नाराजगी उस समय से ही जब सोरेन परिवार का उत्तराधिकारी उन्हें न बनाकर हेमंत सोरेन को बना दिया गया था। दरअसल परिवार के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी सीता सोरेन के पति
दुर्गा सोरेन थे। दुर्गा अपने पिता के साथ झारखंड आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सीता सोरेन ने राज्य की राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन राजनीति के लिए अनिच्छुक बताए जाते थे। जिस तरह गांधी फैमिली में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को जबरन राजनीति में आना पड़ा, कुछ वैसा ही हेमंत सोरेन के साथ हुआ। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाने का भी विरोध किया था। तब किसी तरह उन्हें मना लिया गया था। जाहिर है कि वो अगर एनडीए के साथ जाती तो अलग रास्ता अख्तियार करती तो झामुमो का नुकसान होना भी तय है। तो सीता सोरेन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है तो परिवार में कलह शुरू हो चुकी है। तो और इसमें जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। ठाकरे, पवार और बनर्जी परिवार में भी कलह। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे परिवार और शरद पवार के परिवार में कलह का फायदा भी बीजेपी ही उठा रही है। एनसीपी तो पारिवारिक कलह के चलते बढ़ चुकी है। शिवसेना में राज ठाकरे ने बहुत पहले ही अपनी राह अलग पकड़ ली थी। अब एनसीपी भी परिवार के विवाद में खत्म होने के कगार पर है। शिवसेना की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी ने पहले ही उठाया है। आज भी अगर राज ठाकरे एनडीए में जाते हैं तो शिवसेना की खास सीटों पर उनके कैंडिडेट्स को लड़ाया जा सकता है। अब पवार परिवार की लड़ाई का मजा भी बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में भरपूर उठाना है। ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भाई से बबून से नाराज हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने यहां तक बयान दिया कि उन्होंने अपने भाई से सभी तरह का रिश्ता भी तोड़ लिया है। उनके भाई ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी हर कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी के भाई की नाराजगी का हर संभव फायदा उठाया जा सके। तो ये लड़ाई जो है बीजेपी परिवारवाद को लेकर के कर चुकी है और आगाज कर दिए। और मोदी का परिवार पूरा देश है, इस तरह के नारेबाजी भी हो रही है, स्लोगन्स वगैरह चल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर परिवारवाद का जो परिभाषा जो दिया गया है बीजेपी की तरफ वो सही है या फिर जो और भी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो वो कहती हैं वो सही है? क्या आपको लगता है? ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।